हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पोलैरोग्राफी। पोलैरोग्राफी लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने देखा था कंडक्टोमेट्री। लेक्चर नंबर 1 में कंडक्टोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखा था और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस देख चुके हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, दैट इज पोलैरोग्राफी। तो पोलैरोग्राफी जो वर्ड आया है, बेसिकली ये आया है पोलर एंड ग्राफी मींस द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट पोलर कंपोनेंट्स। अब होता क्या है कि जिस भी सैंपल की हमको पोलैरोग्राफी करनी है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उस सैंपल को पहले इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइज करने से क्या होता है कि सैंपल टूट जाएगा पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में। पॉजिटिव आयन कैटायन हो गया, नेगेटिव आयन एनायन हो गया। तो जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव, यानी डिफरेंट अपोजिट पोलैरिटी के इलेक्ट्रोड की तरफ वो मूव करेगा। तो जब आयंस मूव करेंगे, ठीक है, तो आयंस मूव करने से क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल वेरिएट करते हैं। यानी कि जब पोटेंशियल हम चेंज करेंगे तो जो उनकी स्पीड है, आयंस की मूव करने की जो स्पीड है वो वेरी करेगी और उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको मेजर करना होगा इन पोलैरोग्राफी। तो जनरली होता क्या है पोलैरोग्राफी में कि वेरिएबल पोटेंशियल में हम लोग देखते हैं जो अप्लाइड पोटेंशियल हम लोग कर रहे हैं, यानी पोटेंशियल हम जैसे जैसे वेरी कर रहे हैं उसकी वजह से करंट के प्रोडक्शन में क्या वेरिएशन हो रहा है। यानी यू कैन से पोलैरोग्राफी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट प्रोड्यूस्ड। और करंट भी बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट भी रिकॉर्ड हो जाती है, इफ दैट इज इन माइक्रो एम्पियर दैट इटसेल्फ। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये जो अप्लाइड वोल्टेज है इसमें आप वेरी करेंगे तो हम देखेंगे कि करंट प्रोड्यूस में क्या रिकॉर्ड हो रहा है। यही बेसिकली इसी को बोलते हैं पोलैरोग्राम। और जिस टेक्निक से हम इसको आयोनाइज करके फिर करंट मेजर करते हैं बाय चेंजिंग द पोटेंशियल, इस पर्टिकुलर टेक्निक को बोलते हैं पोलैरोग्राफी। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड का एक इंस्ट्रूमेंटेशन बना रखा है। इसमें हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, कंस्ट्रक्शन बना हुआ है और इसकी वर्किंग देखेंगे। इस वर्किंग से हम ये समझ पाएंगे कि जो पोटेंशियल चेंज करने से जो करंट में चेंज आ रहा है ये किस वजह से हो रहा है। तो आइए थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। ये जो पोलैरोग्राफी वर्ड है ये एक चेकोस्लोवाकिया साइंटिस्ट थे, इनका नाम था जारोस्लाव हेरोस्की। जारोस्लाव हेरोस्की ये कहते थे जेट केमिस्ट थे। इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क पोलैरोग्राफी के लिए, ठीक है। तो ये नोबेल प्राइज विनर है जारोस्लाव। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंटेशन किया, इन्होंने देखा कि जब जिस सैंपल की आपको एनालिसिस करनी है तो दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, उसमें से एक इलेक्ट्रोड कैसा होता है, वो होता है आपका कांस्टेंट इलेक्ट्रोड, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन पोलराइजेबल। यानी कि जब भी हम पोटेंशियल चेंज करेंगे तो जो आपका नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड है उस पर पोटेंशियल का बहुत वेरिएशन नहीं होगा ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया, वो अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन जो आपका दूसरा इलेक्ट्रोड है जिसका डायमीटर क्या कम है या सरफेस एरिया कम है, वहां पे पोटेंशियल का क्या होगा, वेरिएशन होगा, उसे बोलेंगे पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। तो यहां हमने देखा कि दो तरह के इलेक्ट्रोड है, एक पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड है और एक नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जिनके बीच में क्या हो रहा है, सैंपल की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है और सैंपल मूव कर रहे हैं और करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं पोलैरोग्राफी इज अ टेक्निक। पोलैरोग्राफी क्या है, एक टेक्निक है where the analysis of sample is carried out between two types of electrode, means polarizable electrode and non-polarizable electrode, and draw a graph between applied voltage and current produced। यानी तीन फैक्ट आपने देखा, जिस सैंपल का एनालिसिस करना है उसको आप इलेक्ट्रोलाइज करेंगे पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन में, किस इलेक्ट्रोड के बीच में, पोलराइजेबल और नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड के बीच में, और क्या मेजर करेंगे कि पोटेंशियल जो हम वेरी कर रहे हैं उससे करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ये हम मेजर करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड पोलैरोग्राफी। और पोलैरोग्राफी होने के बाद जो वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज और करंट में जो ग्राफ बन के आया है, जो ग्राफ बन के आया है इसे बोलते हैं हम पोलैरोग्राम। तो थोड़ा सा पहले कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, थोड़ा सा ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड का एग्जांपल लेके हम समझेंगे कैसे ये वर्क कर रहा है। और जो करंट प्रोड्यूस हो रही है, बेसिकली ये आपकी तीन टाइप की करंट प्रोड्यूस हो रही है। ये ग्राफ देखिए, मैंने आप बोला था अप्लाइड वोल्टेज, यानी जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो ये चेंज इन पोटेंशियल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, और जैसे जैसे पोटेंशियल घटेगा वैसे वैसे करंट प्रोड्यूस क्या होगा, घटेगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ।
तो यही पे हो रहा है कि देखिए जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, तो करंट का भी क्या हो रहा है, करंट का भी प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आइए थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटेशन इसको देख लेते हैं। यहां पर सपोज करिए कि हमने एक सैंपल लिया है जिसकी हमको क्या करनी है, पोलैरोग्राफी करनी है। पोलैरोग्राफी का मतलब है कि हमको ये देखना है कि जब हम वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं तो करंट कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, वो हम देखेंगे इसमें। तो एक पर्टिकुलर सैंपल यहाँ पे हमने ले लिया है, ये कैडमियम आयन। कैडमियम आयन यहाँ बोल सकते हैं कि ये क्या है, CdCl2, CdCl2 कैडमियम क्लोराइड। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो ये क्या होगा, ये टूट जाएंगे कैडमियम आयन प्लस क्लोराइड आयन में, ये आयनाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका हमने क्या किया, सोल्यूशन बना लिया और इसमें हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में या कंडक्टिविटी सेल, जो मैंने आपको वहां बताया था किसमें, कंडक्टोमेट्री में, तो हमने सोल्यूशन बना के यहाँ पे रख लिया। प्लस इसमें हम ऐड करते हैं सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट, ये KCl, ये क्या है, ये है सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट। सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जनरली हम सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड यूज करते हैं, उसका क्या रोल है उसको हम डिटेल में देखेंगे बाद में। फिर आप ये समझ सकते हैं कि जो सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट है ये 10 टाइम्स ज्यादा लिया जाता है। 10 मतलब इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है सैंपल के कंपैरिजन में, बहुत ज्यादा, 10 टाइम्स या इवन 100 टाइम्स भी ज्यादा ले लेते हैं। ठीक है, तो हमेशा सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, वो हम देखेंगे आगे क्यों ज्यादा लेते हैं। ये हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन गैस पास कराई जा रही है, इसका क्या रोल होगा। नाइट्रोजन गैस का पास कराने का सैंपल सोल्यूशन में बेसिक सा रोल ये होता है कि अगर आपके सैंपल में कहीं ऑक्सीजन है तो उसको ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा, नाइट्रोजन गैस उसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन वहां पे सैंपल कंडक्शन के दौरान क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा और कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कराने में हेल्पफुल होगा। तो इसलिए नाइट्रोजन या इनर्ट गैस, नाइट्रोजन गैस या कभी कभी हम लोग हाइड्रोजन गैस या हीलियम गैस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली यूज करते हैं नाइट्रोजन गैस। ये हो गया। अब इसके बाद आप देखिए कि 2 इलेक्ट्रोड है। पहला तो ये, इसका नाम है DME। DME मतलब होता है ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो यहां पे मरकरी फील है इस वेसल में, और ये कैपिलरी है जहां से मरकरी गिर रही है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा। तो ये जो आपका मरकरी रिजर्वॉयर है, दिस वन इज अ मरकरी रिजर्वॉयर, ये किससे कनेक्टेड है, ये देखिए कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है, तो ये कैसा एक्ट करेगा, एज अ कैथोड, यानी एक्ट एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब देखिए ये जो कंटेनर है जहां पे ये मरकरी गिर रही है, ये किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से, यानी ये। तो ये जो आपका कंडक्शन सेल है, ये कैसा यूज होगा, एज अ एनोड, कैसा यूज होगा, एज अ एनोड। ठीक है, तो मरकरी क्या हो रही है, मरकरी यहां से ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रही है, तो यहां मरकरी जब तक यहां पे थी तब तक वो एज अ नेगेटिव यूज हो रही थी, यानी नेगेटिव आयन की तरफ। और जैसे वो जब यहाँ पहुंची एनोड में, तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, और कैसा हो गया, वो आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि इस इलेक्ट्रोड पे पहुंच गया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके पहले न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होने के बाद इस इलेक्ट्रोड पे गिर जाएगी यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बेसिकली ये जो मरकरी ड्रॉप्स है ये एक्ट हो रहा है एज अ कैथोड। तो ये ड्रॉप जस्ट एक कैथोड बनेगा। कैथोड सपोज करिए कि ये ड्रॉप है, तो कैथोड है तो इसके चारों तरफ क्या रहेगा, नेगेटिव आयन। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ से आ रहा है, इस सैंपल से होकर गुजर रहा है। ठीक है, उसके बाद कुछ यहाँ चेंजेस आएंगे और चेंज होने के बाद ये क्या होगा, ये मरकरी में कन्वर्ट होगा। अब देखिए कि ये जो सैंपल है, आपने सैंपल यूज किया है कैडमियम आयन Cd+2, तो ये कैडमियम आयन क्या होगा, डिफ्यूज होना स्टार्ट होगा, और जो इलेक्ट्रोलाइट है पोटेशियम क्लोराइड, ये भी डिफ्यूज होना स्टार्ट होगा। तो ये जो पोटेशियम क्लोराइड है ये नॉन रिड्यूसिबल है, यानी ये इतनी जल्दी रिड्यूस नहीं होते हैं। जो ये होगा आपका कैडमियम आयन है, ये आपका रिड्यूसिबल सैंपल है, तो ये क्या करेंगे, ये मूव होना शुरू होंगे किसकी तरफ, पॉजिटिव आयन है तो किसकी तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव आयन की तरफ। तो यहां आप देखिए कि कैडमियम+2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद ये न्यूट्रल हो जाएगा कैडमियम। ठीक है, जबकि मरकरी क्या है, मरकरी एक्ट एज अ नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव आयन Hg, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, एंड इट विल बिकम मरकरी प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि ये जो आपका मरकरी है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कराएगा,
और वो कौन लेगा, वो एक्सेप्ट करेगा कैडमियम। तो ये रिड्यूस, ये सपोज ये +2 से 0 हो गया, रिड्यूस हो गया, ये बन गया कैडमियम, और ये ऑक्सीडाइज हो गया, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या किया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये क्या करेगा, Hg और Cd का क्या बना देगा, अमलगम, दिस विल फॉर्म अमलगम। यानी अगर कोई मेटल मरकरी के साथ कंबाइन होता है तो वो क्या फॉर्म करता है, अमलगम। अब आइए इधर जो टाइप्स ऑफ करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले रेजिडुअल करंट। रेजिडुअल करंट क्या होता है, जब पोटेंशियल हम वेरी करना, देखिए यहाँ पे ये है, ठीक है, ये आपका वेरिएबल पोटेंशियल है, तो ये इसकी को आप जब इस पे मूव करेंगे तो धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ेगा। पोटेंशियल बढ़ेगा तो यहाँ पर सैंपल और इसका क्या होगा, आयनाइजेशन बढ़ेगा। सैंपल का आयनाइजेशन बढ़ेगा तो ये मूव करेगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड की तरफ मूव होने की वजह से क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो जो स्टार्टिंग करंट प्रोड्यूस है ए बी, इसे बोलते हैं रेजिडुअल करंट। रेजिडुअल करंट क्यों बोलते हैं कि लगभग ये जो पोटेंशियल है बी के आसपास, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ये जो पोटेंशियल है एटलीस्ट इतना पोटेंशियल चाहिए आपको सैंपल को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए, ये वो पोटेंशियल है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सैंपल है। तो यहां पे देख रहे हैं कि मिनिमम पोटेंशियल पे भी कुछ ना कुछ करंट प्रोड्यूस हो रही है। अब चूंकि वो क्या है, सैंपल के रिडक्शन पोटेंशियल से कम है, सैंपल के रिडक्शन पोटेंशियल से कम है, तो ये करंट कहां से आया, तो ये करंट आया इम्प्योरिटी से, यानी इम्प्योरिटी यहाँ पे क्या हुआ है, वो यहाँ पे रिड्यूस हुई है और वो प्रोड्यूस कर रही करंट। तो इम्प्योरिटी की वजह से या जो मरकरी के ऊपर चार्ज है इसकी वजह से अगर कोई करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको बोलते हैं रेजिडुअल करंट। और रेजिडुअल मतलब वेस्ट करंट, क्योंकि इम्प्योरिटी की वजह से आया है। तो ये हो गया आपका रेजिडुअल करंट। अब देखिए बी, जब इसका क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल आ गया, अब जब आप पोटेंशियल थोड़ा सा भी आगे बढ़ाएंगे, यहाँ देखिए ये पोटेंशियल और ये जो सी का पोटेंशियल है, दोनों को आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, तो आप देखेंगे कि ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ है ये मैक्सिमम हुआ है, ठीक है। यानी थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ाने से ही जब मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस होता है, यही एक्चुअल आपका करंट प्रोड्यूस्ड है, जो हमें क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है बाय एल्कोविक इक्वेशन। एल्कोविक इक्वेशन आगे देखेंगे कैसे हम डिफ्यूजन करंट मेजर करते हैं बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा सैंपल का उतना ज्यादा आयन फॉर्म होंगे, जितना आयन फॉर्म होगा उतना मूवमेंट होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड, और जितना मूवमेंट होगा उतना करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये तो हो गया डिफ्यूजन करंट। और इसके बाद जब सैंपल पूरा खत्म हो जाएगा तो ये पहुंच गया सी पे। सी और डी के बीच में देखिए कोई भी बहुत ज्यादा करंट का वेरिएशन नहीं आया, यानी अब ये करंट कैसा हो गया, लिमिटिंग करंट। यानी हल्का फुल्का अगर जो करंट प्रोड्यूस होगा भी, यानी आप देख रहे हैं हल्का, या तो एकदम फ्लैट हो जाएगा या थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अगर थोड़ा सा ऊपर गया भी तो वो जो बचे हुए इलेक्ट्रोलाइट हैं इनकी वजह से होगा, क्योंकि ये नॉर्मली रिड्यूस नहीं होते हैं, ठीक है। अगर हल्का फुल्का करंट आया भी होगा तो सैंपल की वजह से नहीं है, क्योंकि सैंपल का जो करंट होता है वो क्या होता है, डिफ्यूजन करंट। यानी आप अगर यहाँ बी से और सी के बीच में जो ये आप गैप देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं डिफ्यूज्ड करंट या डिफ्यूजन करंट। तो ये रेजिडुअल करंट क्लियर हो गया। रेजिडुअल करंट मींस IR मींस करंट प्रोड्यूस्ड बाय द रिडक्शन ऑफ इम्प्योरिटी। diffuse current, this is actual current and it is produced by the reduction of actual sample ion, यानी सैंपल की वजह से जो आपका करंट प्रोड्यूस हुआ है एक्चुअल, उसी को बोलते हैं डिफ्यूज्ड करंट। लिमिटिंग करंट क्या है, लिमिटिंग करंट यानी कि अभी लिमिटेशन हो गया, अब और करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर होता है तो किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग हाफ वेव पोटेंशियल पे। व्हाट इज हाफ वेव पोटेंशियल? और जनरली एग्जाम में डिफ्यूज करंट और हाफ वेव पोटेंशियल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। बहुत मैसी सा डायग्राम हो गया है। अब यहाँ पे मैं रेजिडुअल वगैरह हटा देता हूँ, जस्ट हम लोग डिफ्यूज करंट और हाफ वेव पोटेंशियल देख लेते हैं, लिमिटिंग में हटा देते हैं। देखिए अगर आपको पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट है, डिफ्यूज करंट और हाफ वेव पोटेंशियल दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है। तो अगर आपको पता करना है कि कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल कितना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आप क्या मेजर कर लीजिए, डिफ्यूज्ड करंट, हाउ मच करंट डिफ्यूज्ड। अगर डिफ्यूज करंट ज्यादा है यानी कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल ज्यादा है, अगर डिफ्यूज करंट कम है तो कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल कम है। तो आपने जस्ट क्या मेजर कर लिया, आईडी। तो यहां पे आप क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन मेजर कर पा रहे हैं कि कंसंट्रेशन कम है
कि थोड़ी ज्यादा है कि बहुत ज्यादा है। तो ये कैसी एनालिसिस होगी, ये होगी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दिस इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एज द मैक्सिमम डिफ्यूज करंट प्रोड्यूस देयर विल बी द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मींस and if the ID is low यानी diffuse current produced is low, the concentration of sample will also be low। ठीक है, अब देखिए हाफ वेव पोटेंशियल क्या होता है। हाफ वेव पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल जहां पर करंट डिफ्यूज क्या हो जाए, हाफ हो जाए, यानी डिफ्यूज करंट क्या हो, हाफ हो, E/2, इसीलिए इसको बोल रहे हैं E/2। यानी कि यहां पे तो आइए अब देखते हैं हाफ वेव पोटेंशियल क्या है। हाफ वेव पोटेंशियल क्या होता है कि जहां पर आपका करंट प्रोड्यूस क्या हो जाए, हाफ हो जाए, यानी कि ID I इक्वल टू ID/2। ठीक है, तो ये हाफ करंट प्रोड्यूस जहां पे होगा उस पर्टिकुलर जगह पे जितना पोटेंशियल होगा इसी को बोलते हैं ई हाफ पोटेंशियल, E1/2 हाफ वेव पोटेंशियल। यानी यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट है और अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, दोनों बराबर हो जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव पोटेंशियल। तो यहाँ पर हर किसी का, हर एक इलेक्ट्रोलाइट का जो हाफ वेव पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से आप नेचर ऑफ सैंपल पता कर सकते हैं, यानी जैसा उसकी आईडी वैल्यू होगी और वहां पे मिडिल वे में आप जब पोटेंशियल की तरफ गिराएंगे ID/2 पे, यहाँ पे क्या है ID/2 यानी डिफ्यूजन करंट बाई हाफ। इस पर्टिकुलर जगह पे जितना पोटेंशियल आता है उसी को बोलते हैं E1/2, और ये हर एक सैंपल का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं, ये क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है। यानी ई हाफ की वैल्यू देखकर, ई हाफ पोटेंशियल का वैल्यू देखकर आप ये बता पाएंगे कि इसमें सैंपल कौन सा प्रेजेंट है, और ये हर एक सैंपल का फिक्स है। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। जबकि कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल क्या करेगा, ये वेरी करेगा बाय द चेंजिंग अमाउंट ऑफ आईडी प्रोड्यूस। यानी अगर ज्यादा आईडी प्रोड्यूस हो रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल ज्यादा है, अगर करंट कम प्रोड्यूस हो रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल कम है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड का वर्किंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से डिटेल में देखेंगे। तो आज बेसिकली हमको ये समझाना था कि पोलैरोग्राफी क्या होती है, थोड़ा सा उसका बेसिक सा हिस्ट्री। जारोस्लाव हेरोस्की बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ये जेक केमिस्ट है, यानी कंट्री चेकोस्लोवाकिया, वहाँ के केमिस्ट हैं, इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, ये वर्किंग है जहां पर सैंपल आयनाइज हो रहा है और इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ। कैसे ये आपका मर्करी रिजर्वायर कैथोड की तरह यूज हो रहा है, कैसे ये मर्करी पूल एनोड की तरह यूज हो रहा है, ये एक बार हम फिर से डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, और इसकी वजह से यानी इसका जो कंडक्शन हो रहा है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल हम वेरी कर रहे हैं, इस वेरी होने की वजह से जो करंट प्रोडक्शन हो रहा है उसका ये ग्राफ है। ठीक है, दिस इज ग्राफ और पोलैरोग्राफ। तो इसमें रेसिडुअल करंट क्या होता है, ड्यू टू इम्प्योरिटी। डिफ्यूज करंट क्या होता है, ड्यू टू सैंपल। लिमिटिंग करंट क्या होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट इफ प्रेजेंट। अगर नहीं है तो ये कैसा होगा, प्लेन हो जाएगा। ठीक है, और हाफ वेव पोटेंशियल क्या है, हाफ वेव पोटेंशियल यानी कि जो डिफ्यूज्ड करंट है उसके हाफ वैल्यू पे जो पोटेंशियल आता है उसे बोलते हैं हाफ वेव पोटेंशियल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।